जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स में। आज का हमारा विषय है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण को अंग्रेजी में एनिमल किंगडम कहा जाता है। जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक जो ज्ञान है, जो अध्ययन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिक चीज़ों के। तो जैसे कि जीव विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान के दो शाखा होते हैं। जीव विज्ञान के दो शाखा, पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब जंतु विज्ञान में जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु उसे कहते हैं जीव, तो जिसमें जीवन हो वो सभी चीज़ों को जीव कहते हैं। जो इस धरती पर पैदा हो और मरे, जो पैदा हो और उसकी मृत्यु हो, वो सभी जीव हैं। मतलब जो पैदा हो, खाए पिए, मतलब अपना जो भी क्रिया है वो करे और उसकी मृत्यु निश्चित हो, तो उसे जीव कहते हैं। तो जीव में जंतु उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सकें, मतलब ये वो गति करते हैं। जंतु जो होते हैं वो गति करते हैं, उन्हें जंतु कहते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है। पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, वो एक ही स्थान पे जड़ तो होते हैं और वो वहीं पर पड़े रहते हैं, उन्हें वनस्पति कहते हैं। जंतु जो होते हैं वह परपोषी होते हैं, वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। और जो वनस्पति होता है वो स्वपोषी होता है और ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, मतलब ये हरित लवक के माध्यम से सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और ये जंतु जो परपोषी होते हैं। आइए हम अगला जानकारी लें। तो सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी। ये है बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है और इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि ये कंपटीशन और सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पूछ देगा कि जंतु इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा, मतलब जंतु इतिहास नामक किताब किसने लिखा? अरस्तु ने लिखा। आप लोग बताएंगे अरस्तु ने लिखा। और कब लिखा? 340 ईसा पूर्व लिखा। ये भी पूछ सकता है कि अरस्तु के जो किताब लिखे थे उसका नाम क्या था? तो जंतु इतिहास, ठीक है। मतलब सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है, ठीक है। ये क्या है? अरस्तु क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक। अब इसके अब हम शाखा के बारे में जानेंगे। तो पहला है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब वर्ग की। टेक्सोनॉमी मतलब वर्ग की। ये जूलॉजी की वह शाखा होती है, मतलब ये जूलॉजी की शाखा है। तो यह जूलॉजी की वह शाखा होती है
जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ बच्चा होता है तो उसका कुछ दिन के बाद नामकरण किया जाता है। उसी प्रकार वैज्ञानिक लोग भी किसी चीज़ का यदि खोज करते हैं तो उसका भी वो सब मिलजुल कर नामकरण की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जीव जंतुओं की अलग अलग समूहों में बांटा गया है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो समूहों में अलग अलग मतलब कि जो जीव एक गुण वाले होते हैं या एक रूप वाले होते हैं, जो एक समान गुण और रूप वाले होते हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। मतलब उनका एक समूह बना दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों का क्या होता है, कोई किसी गांव का होता है तो भाई कितने गांव के लोग हैं, अच्छा 10 लोग एक ही गांव के, अच्छा एक समूह बना लो। अच्छा 10 लोग दूसरे मतलब एक जिले के हो, अच्छा एक समूह बना लो। मतलब कि जिनका आवास, शरीर या रूप रंग इत्यादि से उनका एक मतलब कि उनको समान किया जाता है, मतलब समान होते हैं वो, उनका एक समूह बना दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है, 1735 ईस्वी में जो कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक है ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। मॉडर्न ऑफ टेक्सोनॉमी मतलब हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, कैरोलस लिनियस। ये आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं। और अब इस पे प्रश्न बनेगा कि कैरोलस लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, कब लिखी, 1735 ईस्वी में। कितने, उसमें 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया। कितने जीवों का वर्गीकरण किया, 4000 से ज़्यादा। ठीक है, जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जीव इसलिए लगाए हैं कि क्योंकि बहुकोशिकीय भी जो पादप होते हैं वो भी बहुकोशिकीय होते हैं। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। पहला क्या है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी मतलब मल्टी सेलुलर। ठीक है, पहला क्या है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, दूसरा मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। अब जानते हैं हम लोग एक कोशिका के बारे में। ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका यानी सेल से बने होते हैं। ये जो जीव होते हैं ना, इनमें एक ही कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें एक ही कोशिका से ये सब बने होते हैं। और ये बहुकोशिकीय, ये मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति को कहते हैं एक वचन, और उसके आगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को हम बहुवचन में ले लेते हैं। ठीक है, या एक वस्तु को एक वचन और 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को बहुवचन, कुछ भी। तो यहाँ पे कोशिका है, तो एक कोशिका को
एक कोशिकीय, और जहाँ 2 या 2 से अधिक कोशिका है वहाँ पे बहुकोशिकीय। ठीक है, अब आते हैं एक कोशिकीय में। ठीक है, सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखते हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं कि सभी एक कोशिकीय प्राणी को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखते हैं। किसमें? एक कोशिकीय को किस संघ में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को इंग्लिश हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहते हैं। तो प्रोटोजोआ जो संघ है ये एक कोशिका वाले जीवों का संघ है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव इसमें रहते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। ठीक है, ये जो है बहुकोशिकीय, सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। इसको कहते हैं मेटाजोआ। ठीक है, ये बहुकोशिकीय मेटाजोआ होता है और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है। अब हम अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया जंतु, एनिमल। जंतु 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। मेटाजोआ को 9 संघ में बांटा गया है। पहला है पोरीफेरा, स्लेंटेटा, प्लेटोहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। 8वां है इकाइनोडर्मेटा और 9वां है आपका कॉर्डेटा। तो ये बहुवचन जो बहुकोशिकीय हैं, बहुवचन हम कह दें, एक वचन 2 वचन के कारण। तो ये जो बहुकोशिकीय हैं ये 9 संघों में बांटे गए हैं। मतलब प्रोटोजोआ को 9 संघ में बांटा गया है। और प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। गोल्डफस जो थे उन्होंने ही प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रथम जीव जो इस धरती पर पैदा हुए। प्रोटोजोआ को ये कहा जाता है कि हमारे धरती पर करोड़ों वर्ष पहले एक कोशिकीय जीव ही सबसे पहले पैदा हुए और एक कोशिकी से ही बहुकोशिकियों का जन्म हुआ है। तो प्रोटोजोआ बहुत प्राचीन जीव है। इसका प्रोटोजोआ का शब्द का प्रयोग पहली बार गोल्डफस ने किया। ये याद रखने योग्य बात है। प्रोटोजोआ सबसे साधारण अर्थात सरल और एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो साधारण होते हैं और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं तो हम लोग की कोशिकाएं छोटी छोटी होती है, तो मतलब इन्हें नंगे आँख से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही छोटे जीव होते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, और प्रोटोजोआ को 9 संघों में बांटा गया है। उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। प्रोटोजोआ में मतलब इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक मतलब अंग्रेजी में टिश्यू या अंग मतलब आर्गन नहीं होता है। जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं उनमें मतलब कि उनके शरीर में ऊतक या अंग नहीं पाया जाता है। हम आप लोग को बता रहे हैं कि ऊतक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं और कई ऊतक मिलाकर शरीर का एक अंग बनाते हैं। तो मतलब कि ये एक कोशिकीय है। पहली बात तो इसमें एक ही कोशिका है, 2 कोशिका है नहीं, तो ये एक कोशिकीय है, इसलिए इसके पास ऊतक होना असंभव। मतलब कि ऊतक बनने के लिए कम से कम 2 कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो
तो इसमें एक ही कोशिका है और कई ऊतक से अंग बनेगा, तो सवाल ही नहीं उठता कि इनके पास कोई अंग हो। इस अंग के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक, एक कोशिका के कारण कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ये जो जीव होते हैं ये बाहरी, मतलब जैसे हम लोग का स्किन है, उसी प्रकार इनके बाहरी स्किन जो होता है, बाहरी आवरण, उसके द्वारा त्वचा तो मतलब इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह, मतलब जो उनका बाहरी त्वचा होता है, के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ये सांस लेते हैं, ठीक है, अपने त्वचा के द्वारा। उदाहरण अमीबा, ठीक है। अमीबा में एक अमीबा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसके कारण पेचिस की बीमारी होती है, ठीक है। ये जीवधारियों के आंतों में पाया जाता है और उसे संक्रमित कर देता है, जिसके कारण उनको ब्लड वाली पेचिस की शिकायत हो जाती है, ठीक है। पैरामीशियम एक फेमस जंतु है। ये हम लोगों के हवाई चप्पल, जो चप्पल होता है जैसे स्लीपर कहते हैं, तो हवाई चप्पल के आकार का होता है, इसीलिए पैरामीशियम को चप्पल जंतु कहा जाता है। मतलब इसकी आकृति हम लोगों के हवाई चप्पल के आकार की होती है। मतलब कि हवाई चप्पल कैसा होता है, ऐसा, ये इस आकार की होती है, हम लोग के हवाई चप्पल के अनुसार, स्लीपर की तरह। तो इस पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहा जाता है। युगलिना भी जल पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, ठीक है। इसमें यही पर एक जंतु ऐसा है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, इसलिए हरित लवक के कारण ही इसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है, मतलब हरा एक उसकी जीव। चौथा है आपका ट्रिपिनोसोम गैबियंस। इससे स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अनिद्रा रोग, ठीक है, रोग होता है। और इसका जो वाहक होता है, इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो जिसके माध्यम से जाते हैं, वो होता है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। मतलब ट्रिपिनोसोम गैबियंस क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस मतलब अनिद्रा रोग फैलाता है, और ये सीसी मक्खियों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह या किसी को संक्रमित करता है, ठीक है। पांचवा है एसिटेबुलेरिया, मतलब यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सारा का सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और याद रखने योग्य बातें हैं। एसिटेबुलेरिया यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। तो जाते जाते हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, न अच्छा लगा हो तो डिसलाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक दिन 2 दिन पर हमेशा मतलब कि लगभग प्रत्येक दिन हम नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।